हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएससी मसाला। ये मसाला जरूरी है। इस वीडियो में हम एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे जो कि सीजीएल 2021 में पूछे गए थे। ये एग्जाम अप्रैल 2022 में 21 शिफ्ट्स में कंडक्ट हुआ था और 21 क्वेश्चंस पूछे भी गए थे, यानी कि हर शिफ्ट में ऑन एन एवरेज एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टॉपिक वाइज वेटेज देख लेते हैं। वैदिक कल्चर से 4 क्वेश्चन, इंडस वैली यानी सिंधु घाटी सभ्यता से 1 क्वेश्चन, मौर्यन डायनेस्टी के 2 क्वेश्चन, अदर डायनेस्टी अन्य वंश के 4 क्वेश्चन, बाकी एंशिएंट बुक्स, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, महाजनपद पीरियड और बैटल से एक एक क्वेश्चन पूछा गया था और मिसलिनियस के 6 क्वेश्चन थे। तो चलिए अब क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले वैदिक कल्चर के 4 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। द अथर्ववेद इज अ कलेक्शन ऑफ डैश खंडास, यानी अथर्ववेद कितने खंडों का कलेक्शन है? तो इसका आंसर है 20, यानी अथर्ववेद के 20 पार्ट हैं, 20 खंड हैं। ठीक है, तो हम बाकी वेदों का भी देख लेते हैं। ऋग्वेद, जिसको हम कलेक्शन ऑफ लिरिक्स हिम्स भी कहते हैं, पूछता है कि इसमें कितने मंडल हैं? तो आंसर हो जाएगा 10 मंडल हैं। उसके बाद क्वेश्चन पूछता है कि जो पुरुष सूक्त है वो कौन से मंडल में है? तो आंसर है 10th मंडल में, यानी 10वें मंडल में है। उसके बाद पूछता है कि जो 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, वो ऋग्वेद के कौन से मंडल में है? तो 10वें मंडल में है। या ये पूछ सकता है कि कौन से सूक्त में है? तो पुरुष सूक्त में है। ठीक है, उसके बाद आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद में क्या है? सैक्रिफिशियल प्रेयर्स हैं। सैक्रिफिशियल प्रेयर्स में क्या होता है, जैसे कि जो हम पूजा वगैरह करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो उसमें कुछ अर्पण करते हैं, कुछ बलि करते हैं, तो उसके बारे में उसकी प्रेयर्स हैं, ये सब यजुर्वेद में है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि यजुर्वेद में कितने पार्ट्स हैं? तो 2 पार्ट्स हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। फिर आता है सामवेद। सामवेद में क्या है? चैंट्स, म्यूजिक है, यानी कि म्यूजिक से रिलेटेड कुछ भी है तो वो कहाँ है? सामवेद में है। साम का मतलब ही म्यूजिक होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए सामवेद में 1549 वर्सेज हैं, यानी इतने श्लोक हैं, जिसमें कि 75 ओरिजिनल हैं और बाकी जो वर्सेज हैं वो ऋग्वेद से लिए गए हैं। ठीक है, यानी कि ऋग्वेद में जितने भी संगीत से रिलेटेड, म्यूजिक से रिलेटेड चीजें थी, उसको सामवेद में कंपाइल कर दिया गया है एक जगह पे, और बाकी 75 ओरिजिनल है। उसके बाद आता है अथर्ववेद। अथर्ववेद में क्या है? इसमें मैजिकल फॉर्मूले हैं, यानी जादुई विधियां हैं, जादुई नुस्खे हैं बुरी शक्तियों को या बीमारियों को भगाने के लिए। ठीक है, और इसमें 20 खंड है। ये तो इस एग्जाम में पूछा ही था, दोबारा किसी और एग्जाम में पूछ सकता है। ये हिंदी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द ऋग्वेदास देयर इज अ हिम्न इन द फॉर्म ऑफ अ डायलॉग बिटवीन सेज विश्वामित्र एंड 2 रिवर्स दैट वर वर्शिप्ड एज गॉडेसेस। विच आर दीज रिवर्स? मतलब ऋग्वेद में एक हिम्न है जिसमें ऋषि विश्वामित्र और देवी की तरह पूजे जाने वाली 2 नदियों का जिक्र है। तो वो 2 नदियां कौन सी हैं? तो आप लोग सोच रहे होंगे कि गंगा या जमुना होंगी, लेकिन अफसोस ऐसा नहीं है। इसका आंसर है ब्यास और सतलज। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्नास वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग पीपल एंड एडमिनिस्ट्रेटिंग justice in ancient India as per rules laid down by the धर्म सूत्रास एंड धर्म शास्त्रास। यानी धर्म सूत्र और धर्म शास्त्रों के अकॉर्डिंग वो कौन, चारों में से कौन सा वर्ण था? जैसे 4 वर्ण होते, कौन सा वर्ण था जिसकी जिम्मेदारी थी लोगों की रक्षा करना और न्याय करना? तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा क्षत्रिय, क्योंकि जो वैश्य थे ये फार्मर्स और बिजनेसमैन थे, यानी किसान और व्यापारी थे। उसके बाद शूद्र जो थे ये लेबर क्लास थी, यानी लेबर वर्क करते थे, और जो ब्राह्मण थे वो प्रीस्ट थे, यानी साधु संत थे, इनका काम पढ़ना और पढ़ाना था। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेजेस ऑफ एंशिएंट इंडिया रोट द मीमांसा सूत्रास, यानी कौन से ऋषि ने मीमांसा सूत्र लिखा है? अब देखिए इस टॉपिक से क्वेश्चन पिछले सीजन में भी आया था, मैंने आपको पूरी लिस्ट दी थी, अगर आपने याद किया होगा तो आप बता सकते हैं। तो इसका आंसर है जेमिनी। ठीक है, ये रही लिस्ट, पिछली बार भी सेम लिस्ट दी थी मैंने, और मैंने बताया था कि इंडियन फिलोसफी को शत दर्शन बोलते हैं, और क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कितने दर्शन हैं, कितनी इंडियन फिलोसफी हैं? तो 6 टाइप की हैं। ठीक है, और जो दर्शन होते हैं, हर दर्शन का एक फाउंडर है और उसका एक बेसिक टेक्स्ट है। तो जो दर्शन और बेसिक टेक्स्ट है उनका नाम बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो आपको केवल उस नाम से उसके फाउंडर का नाम याद करना है। ठीक है, तो वैशेषिका दर्शन का कन्नड़, ये पिछले सीजन में पूछा था। पिछली बार पूछा था कि वैशेषिका फिलोसफी का बेसिक टेक्स्ट किसने लिखा है? तो आंसर था कन्नड़। इस बार पूछा है कि मीमांसा मीमांसा सूत्र किसने लिखा है? तो आंसर हो गया जैमिनी। बाकी देखिए, सांख्य दर्शन का फाउंडर कौन है? कपिला है। योग दर्शन ये तो सबको पता होना चाहिए, पतंजलि का है। न्याय दर्शन अक्षपदा गौतम,
और वेदांत या उत्तर मीमांसा का बदरायन। इसको आप थोड़ा-सा मैंने बताया था पहले भी कि ध्यान रखिएगा कि इसमें नाम थोड़ा-सा डिफरेंट है, ब्रह्म सूत्र और वेदांत सूत्र। तो ब्रह्म सूत्र अगर पूछता है तो बदरायन आंसर होगा, ठीक है? वेदांत सूत्र वाला नाम तो सेम है, लेकिन ये ब्रह्म सूत्र वाला थोड़ा-सा अलग है, ठीक है? ये हिंदी में है। इंडस वैली सिविलाइजेशन से एक क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट्स इज इन हरियाणा? यानी हरियाणा में कौन सा हड़प्पा स्थल है? तो इसका आंसर है राखी गढ़ी। अब जो हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं वो मैंने यहाँ पे कंपाइल कर रखी हैं। तो हड़प्पा कहाँ पर है? ये पाकिस्तान के पंजाब में है। और क्वेश्चन पूछ सकता है कौन सी नदी के किनारे है? तो आंसर हो जाएगा रावी नदी के किनारे। ये क्वेश्चन पूछा भी हुआ है, दोबारा पूछ सकता है। उसके बाद मोहनजोदाड़ो, ये लार्जेस्ट साइट है, ये याद रखना। हड़प्पन सिविलाइजेशन की लार्जेस्ट साइट कौन सी है? मोहनजोदाड़ो। और ये कहाँ पर है? पाकिस्तान के सिंध में है। ये सिंध वर्ड याद रखना क्योंकि एक बार पूछा भी हुआ है और ऑप्शन में सिंध था, ठीक है? कौन सी नदी के किनारे है मोहनजोदाड़ो? इंडस नदी के किनारे, यानी सिंधु नदी के किनारे है। और यहाँ पे ग्रेट ग्रैनरी और ग्रेट बाथ पाए गए हैं, ये भी याद रखिएगा, इस पे भी क्वेश्चन पूछता है। चनुदाड़ो, ये कहाँ पे? ये भी पाकिस्तान के सिंध में है और इंडस नदी यानी सिंधु नदी के किनारे है। इसकी एक खास बात है, चनुदाड़ो एक ऐसा साइट है जहाँ पे सिटाडेल नहीं है, यानी कि कोई किला नहीं है, कोई गढ़ नहीं है, यानी सिटी विदाउट सिटाडेल। ये एक एक्सेप्शन है और आपको पता है कि एसएससी एक्सेप्शन से तो क्वेश्चन पूछती ही है। उसके बाद लोथल गुजरात में है। कौन सी नदी के किनारे है? भोगावा नदी के किनारे। और यहाँ पे डॉकयार्ड और फायर अल्टर्स पाए गए हैं। उसके बाद कालीबंगा राजस्थान में है, घग्गर नदी के किनारे। और यहाँ पे प्लोड फील्ड यानी जुते हुए खेत पाए गए हैं, ये क्वेश्चन पूछा भी हुआ है। उसके बाद बनावली हरियाणा में है, घग्गर नदी के किनारे। और यहाँ पे 7 फायर अल्टर भी पाए गए हैं। उसके बाद राखीगढ़ी, जो कि लार्जेस्ट इंडियन साइट है, ठीक है? जो मोहनजोदाड़ो है वो तो पाकिस्तान में है। तो अगर क्वेश्चन पूछ सकता है कि लार्जेस्ट इंडियन साइट कौन सा है, तो राखीगढ़ी है और ये कहाँ पर है? हरियाणा में, ठीक। उसके बाद धोलावीरा कहाँ पे है? गुजरात में, लूनी नदी के किनारे। और यहाँ पे वाटर ड्रेनेज सिस्टम, देखिए वाटर ड्रेनेज सिस्टम तो सारे साइट में है, लेकिन धोलावीरा में बहुत ही अच्छा है, ठीक है? यानी वाटर से कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आंसर हो जाएगा धोलावीरा, क्योंकि यहाँ पे वाटर का ड्रेनेज सिस्टम भी सबसे अच्छा है और वाटर को बचाने का, कलेक्ट करने का, वाटर हार्नेसिंग सिस्टम, मतलब सब कुछ पानी से रिलेटेड धोलावीरा में अच्छा है, ठीक है? उसके बाद तुरकोटदा, ये गुजरात में है और यहाँ पे बोन्स ऑफ हॉर्स, घोड़े की हड्डियां मिली हैं। दैमाबाद महाराष्ट्र में है। और टोटुघाई और मुंडी गाक, ये कहाँ पर है? अफगानिस्तान में है। और कोट डीजी और बालाकोट कहाँ पे है? पाकिस्तान में है, ये याद रखना। ये हिंदी में है। मौर्यन डायनेस्टी से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। विच ऑफ द फॉलोइंग मौर्यन रूलर्स डिड सेल्युकस फाइट अगेंस्ट इन द सेल्यूकिड मौर्यन वॉर? यानी सेल्युकस से किसने, कौन से मौर्यन रूलर ने, कौन से मौर्य शासक ने लड़ाई की थी? तो इसका तो सिंपल सा आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। अब चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जान लेते हैं। इन्होंने मौर्यन एम्पायर की फाउंडेशन की थी, कहाँ पे? पाटलिपुत्र में। यानी चंद्रगुप्त मौर्य की कैपिटल कौन सी थी? पाटलिपुत्र, ठीक है? डिफीटेड सेल्युकस निकेटर हु सेंट मेगास्थनीज, सेल्युकस निकेटर को इन्होंने हराया था। क्वेश्चन पूछता है मेगास्थनीज को किसने भेजा था? तो सेल्युकस निकेटर ने भेजा था। और मेगास्थनीज ने एक बुक लिखी है इंडिका, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछता है, ठीक है? तो इंडिका किसने लिखी थी? मेगास्थनीज ने। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य बिकेम जैन एंड वेंट टू चंद्रगिरी हिल, चंद्रगिरी हिल पे चले गए थे, जो कि श्रवण बेलगोला कर्नाटक में है। किसके साथ गए थे? ये क्वेश्चन पूछता है, तो भद्रबाहु के साथ गए थे। वेयर ही डाइड ऑफ स्लो स्टारवेशन, कायाक्लेस सालेखन। उसके बाद ये मतलब धीरे धीरे भूखमरी से मर गए थे। एक्चुअली जैनिज्म में एक प्रोसेस है ये, मुक्ति पाने का, मोक्ष पाने का, कि सबसे पहले हम खाना पीना छोड़ देते हैं, उसके बाद सिर्फ जूस वगैरह पीते हैं, उसके बाद जूस वगैरह भी छोड़ देते हैं, सिर्फ पानी पीते हैं, फिर पानी भी छोड़ देते हैं। ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे हम भूख से मरते हैं, मतलब धीरे धीरे ऐसे मृत्यु हो जाती है। तो जैनिज्म में, जैन धर्म में ऐसा मानना है कि ऐसे करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। उसको स्लो स्टारवेशन कहते हैं, यानी काया क्लेश सालेखन कहते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ओवरथ्रू द पावर ऑफ डैश एट द मगध विद द एड ऑफ कौटिल्य एंड फाउंडेड अ ग्लोरियस मौर्यन एम्पायर इन 322 बीसी। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस मगध में किसकी पावर को उखाड़ फेंका और कौटिल्य की सहायता से मौर्यन एम्पायर की स्थापना की? ये तो क्वेश्चन बार बार पूछता ही रहता है। पिछली बार भी सेम क्वेश्चन पूछा था, पिछले सीजन में सेम क्वेश्चन पूछा था, बस लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज की थी। तो इसका आंसर क्या है? नंदास, ठीक है? तो क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकते हैं दोबारा कि मौर्यन एम्पायर की स्थापना कब की थी? तो 322 बीसी में की थी, ठीक है? बाकी अदर डायनेस्टी से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे।
हु अमंग द फॉलोइंग डिफीटेड हर्षवर्धन व्हेन ही इन्वेडेड चालुक्य किंगडम इन द डेक्कन। तो हर्षवर्धन को किसने हराया था जब उसने चालुक्य साम्राज्य पर आक्रमण किया था। तो आपको पता होगा कि हर्षवर्धन को पूरे लाइफ टाइम में, पूरी जिंदगी में सिर्फ एक ही इंसान ने हराया था और इसीलिए बार बार ये क्वेश्चन पूछता भी है, वो थे पुलकेशिन सेकंड। अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द रूल ऑफ विच डायनेस्टी वर नालंदा एंड विक्रमशिला यूनिवर्सिटीज फाउंडेड। अब देखिए क्वेश्चन में पूछ रहा नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों की स्थापना किसने की थी। तो इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है। इसमें क्वेश्चन होना चाहिए कि नालंदा यूनिवर्सिटी का रिवाइवल यानी इसको पुनर्जीवित किसने किया और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का फाउंडेशन किसने किया, ऐसा होना चाहिए। क्योंकि नालंदा यूनिवर्सिटी का जो फाउंडेशन है वो कुमार गुप्त ने किया था, जो कि गुप्त डायनेस्टी के थे, गुप्त वंश के थे। तो यहाँ पे होना चाहिए कि ड्यूरिंग द रूल ऑफ विच डायनेस्टी वर नालंदा यूनिवर्सिटी रिवाइव्ड एंड विक्रमशिला यूनिवर्सिटी फाउंडेड। तो इसका आंसर होगा दी पालास। ठीक है, तो यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन देख लेते हैं कि नालंदा यूनिवर्सिटी के फाउंडर कौन थे। कुमार गुप्त थे, जो कि गुप्ता डायनेस्टी के थे। उसके बाद दी पालास यानी पाल वंश के बारे में देख लीजिए। पाल वंश का फाउंडर कौन था, गोपाल थे। गोपाल के बेटे तो कौन थे, धर्मपाल। धर्मपाल ने क्या किया था, रिवाइव्ड नालंदा यूनिवर्सिटी यानी नालंदा यूनिवर्सिटी को पुनर्जीवित किया था एंड फाउंडेड विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को फाउंड किया था यानी उसकी स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, किंग अजातशत्रु वाज अ रूलर ऑफ डैश डायनेस्टी। तो अजातशत्रु कौन से वंश के शासक थे। तो इसका आंसर है हर्यंका डायनेस्टी। क्वेश्चन पूछ सकता है कि हर्यंका डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे। तो इसका आंसर है बिंबिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ कंट्रीब्यूटर टू द सब्जेक्ट ऑफ मेडिसिन इन एंशिएंट इंडिया। यानी चिकित्सा के क्षेत्र में इनमें से कौन किसने योगदान दिया था। तो इसका आंसर है चरक। अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि चरक किसके समय में थे या किसके कोर्ट में थे, किसके दरबार में थे। तो इसका आंसर हो जाएगा कनिष्क, जो कि कुशन डायनेस्टी के थे। ठीक है, एंशिएंट बुक से एक क्वेश्चन पूछा था, अष्टध्यायी रिटन बाय संस्कृत स्कॉलर पाणिनि इज ए बुक ऑन डैश। पिछले सीजन में क्वेश्चन पूछा था कि पाणिनि ने कौन सी बुक लिखी है। तो आंसर था अष्टध्यायी। इस बार थोड़ा सा डिटेल में पूछ लिया कि अष्टध्यायी जो पाणिनि ने लिखी है वो कौन से सब्जेक्ट पे है, कैसी बुक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रामर। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से एक क्वेश्चन पूछा गया था, अशोकन माइनर रॉक एडिक्ट्स आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फाइंड स्पॉट ऑफ अशोकन माइनर रॉक एडिक्ट्स इन कर्नाटका। तो बोल रहे हैं कि अशोक के जो शिलालेख हैं, लघु शिलालेख हैं, वो इंडिया में बहुत जगह पे पाए जाते हैं, अलग अलग जगह पे। तो इनमें से कौन सा कर्नाटक में नहीं है। तो इसका आंसर है रूपनाथ। अब देखिए एक आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है, इस पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है क्योंकि पूरी इंडिया में अलग अलग जगह कई जगह पे है, तो आप कितना याद करेंगे। पिछली बार भी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से एक आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन पूछा था, काफी लंबी लिस्ट है, आप कितना याद करेंगे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान नहीं देना होता है। महाजनपद पीरियड से एक क्वेश्चन पूछा गया था, द एंशिएंट सिटी ऑफ चांपा इज बिलीव टू बी द कैपिटल ऑफ डैश महाजनपद। यानी चांपा जो प्राचीन शहर है वो कौन से महाजनपद की राजधानी माना जाता है। तो इसका आंसर है अंग। तो 16 महाजनपद हैं। क्वेश्चन पूछता है कि कितने महाजनपद हैं, तो 16 महाजनपद हैं। तो सारे महाजनपद और उनकी कैपिटल मैंने यहाँ पे लिस्ट कर दी हैं। हालांकि जो कुछ इंपॉर्टेंट है उनको मैंने थोड़ा हाईलाइट कर दिया है, जैसे कि अंग की चंपा है, मगध की, अब देखिए राजगिरी, राजगीर और गिरिव्राज, ये तीनों एक ही हैं। ठीक है, उसके बाद पाटलिपुत्र, वैशाली और फिर से पाटलिपुत्र। एक्चुअली इसकी मगध की राजधानी बार बार बदल रही थी। ठीक है, लेकिन ये चारों नाम आपको याद होने चाहिए, मतलब तीनों नाम आपको याद होने चाहिए। क्वेश्चन देखिए कैसे पूछा हुआ है, पूछा हुआ कि पाटलिपुत्र से पहले कौन सी राजधानी थी। तो आंसर क्या हो जाएगा, राजगीर। टीसीएस में राजगीर ही ज्यादा क्वेश्चन मतलब रहता है, ऑप्शन में राजगीर रहता है। तो क्वेश्चन पहले पूछा हुआ कि पाटलिपुत्र से पहले कौन था, तो राजगीर था। उसके बाद दो बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछा था कि फोर्थ सेंचुरी बीसी, चौथी शताब्दी के पहले मगध की राजधानी कौन सी थी। तो आंसर क्या था, राजगीर था। उसके बाद पूछा है कि फोर्थ सेंचुरी बीसी के बाद कौन सी राजधानी थी मगध की राजधानी। तो आंसर था पाटलिपुत्र। तो इस तरह पूछा हुआ है, तो आपको ये तीनों नाम याद होने चाहिए और सीरियल वाइज याद होना चाहिए कि पहले राजगीर था, फिर पाटलिपुत्र, फिर वैशाली और लास्ट में फिर पाटलिपुत्र था। ठीक है, उसके बाद देखिए वज्जी के 3 थे,
विदेहा, मिथिला और वैशाली। हालाँकि वैशाली मेन था। उसके बाद कोसाल की 2 राजधानियाँ थी, श्रावस्ती, अयोध्या। वश की कौशाम्बी। उसके बाद देखिए अवंती की उज्जैनी। उज्जैनी आज का उज्जैन है, ठीक है? और माहिष्मती, यानी वही बाहुबली वाली मूवी का माहिष्मती। उसके बाद गांधार की 2 राजधानियाँ थी, तक्षशिला और पुष्कलावती। उसके बाद देखिए बैटल लड़ाई से एक क्वेश्चन था, इसको मैं मिसलेनियस में भी डाल सकता था, लेकिन ये लड़ाई इतनी इंपॉर्टेंट है कि कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है चेंज करके, कभी कुछ कभी कुछ। तो क्वेश्चन है विच टू किंग्स फॉट इन द बैटल ऑफ हाइडेस्पेस। किन राजाओं ने बैटल ऑफ हाइडेस्पेस की? तो इसका आंसर है अलेक्जेंडर एंड पोरस। अलेक्जेंडर को हिंदी में सिकंदर भी कहते हैं, ठीक है? अब देखिए ये जो बैटल ऑफ हाइडेस्पेस है ये कब हुआ था? 326 बीसी में हुआ था। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। अलेक्जेंडर यानी सिकंदर और पोरस के बीच में हुआ था। और पूछता है कौन सी नदी के किनारे हुआ था? तो ये झेलम रिवर के किनारे हुआ था, झेलम नदी के किनारे। एक्चुअली जो हाइडेस्पेस है ये झेलम नदी का ही दूसरा नाम है, ठीक है? और क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि ये जो बैटल ऑफ हाइडेस्पेस है ये कौन सी जगह पर हुआ था? तो आंसर हो जाएगा पंजाब, यानी पाकिस्तान में हुआ था, ठीक है? पाकिस्तान का पंजाब। उसके बाद मिसलेनियस के 6 क्वेश्चन थे। डैश वाज एन इम्पोर्टेंट पोर्ट सिटी इन एंशिएंट इंडिया। तो इसका आंसर है ताम्रलिप्ति। इसको एक आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आप समझ सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ फिशिंग कॉलोनी दैट वाज यूज्ड एज ए पोर्ट फॉर ट्रेडिंग विद द रोमन्स एंड द ग्रीको रोमन्स इन एंशिएंट इंडिया। तो कौन सी मछली पकड़ने वाली कॉलोनी थी जो कि रोमन्स और ग्रीको रोमन्स से ट्रेड करती थी, व्यापार करती थी एंशिएंट इंडिया में? तो इसका आंसर है अरिका मेडू। ये भी एक आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए द मेसोपोटामियंस रोट ऑन टेबलेट्स मेड ऑफ। तो जो मेसोपोटामिया के लोग थे उन्होंने, मतलब यहाँ पे इसको गोलियां नहीं कहना चाहिए, मतलब कह सकते हैं जो स्लेट टाइप का या दत्ती टाइप का। तो किससे बनी थी वो चीजें? तो इसका आंसर है क्ले। अब देखिए ये वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन है, और वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चन ज्यादातर नहीं पूछे जाते हैं, और पूछ भी लेते हैं तो एक आध क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो आपको वर्ल्ड हिस्ट्री यानी विश्व का इतिहास पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका वेटेज बहुत कम है, ठीक है? क्वेश्चन नहीं आते हैं, कभी कभी एक आध आ जाता है। उसके बाद देखिए असल्ट इज अ डैश फ्रॉम द न्यूलिथिक पीरियड। न्यूलिथिक पीरियड यानी कि नवपाषाण काल से में जो सेल्ट है वो क्या है? तो ये एक टूल है। ये भी एक थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए हु अमंग द फॉलोइंग वाज एन एंशिएंट इंडियन मैथमेटिशियन एस्ट्रोनॉमर। यानी इसमें से इनमें से कौन एक प्राचीन भारतीय गणितज्ञ भी है और एस्ट्रोनॉमर यानी खगोल विद्वान भी है? तो इसका आंसर है वराहमिहिर, ठीक है? Which of the following statements about the गोत्र practice in ancient India is true? अब देखिए गोत्र होता क्या है? गोत्र होता है कि मतलब जो एक ही खानदान के होते हैं, ठीक है? तो ऑप्शन देखते हैं। मेन एंड वुमेन आर एक्सपेक्टेड टू मैरी विद इन द सेम गोत्र। तो आदमी और औरत जो एक ही खानदान के होते हैं तो एक ही खानदान के लोग थोड़ी शादी करेंगे, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। People belonging to the same Godra were regarded as descendants of the person after whom the Gotra was named। तो यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है? क्योंकि मतलब एक ही खानदान ना, तो किसी के नाम पे गोत्र हो गया तो बस मतलब उसी के वंशज हो गए ना सब लोग। ये हिंदी में है। तो दोस्तों इतने ही क्वेश्चंस पूछे गए थे। पीडीएफ और बाकी अपडेट्स के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर लिंक काम नहीं करता है तो आप टेलीग्राम पे सर्च करिए एसएससी मसाला, आपको चैनल मिल जाएगा। बाकी अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो पढ़ते रहिए, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।